जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जब भी कभी कोई ऐसा टॉपिक हो ना जो बहुत डायनेमिक हो, फॉर एग्जांपल एंटोनियम, साइनोनियम, इडियम, फ्रेजेस, कहां तक पढ़ लोगे? ऐसे टॉपिक्स में क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए। आपको ना उससे आइडिया मिलता है कि बेसिकली आपकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो उस डायनेमिक टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर आपके लिए इजी हो जाता है थोड़ा सा उस टॉपिक को प्रिपेयर करना। तो आज के इस लेक्चर में जितने भी रिसेंट एग्जाम हुए जेकेएसएसबी के, चाहे वो एसआई फाइनेंस का था, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का था, चाहे वो पटवारी का था, उसमें जो भी इडियम फ्रेजेस या एंटोनियम्स साइनोनिम्स के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे उसके थ्रू। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है इन टॉपिक्स को। एक वीडियो में लिंक में डाल दूंगा, जिसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बेसिकली इडियम फ्रेजेस की जो मैंने पढ़ाई की उसमें से आज के लेक्चर में भी काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे। और आने वाले फ्यूचर में मैं आपको इडियम फ्रेजेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 इडियम फ्रेजेस या 50 एंटोनिम्स साइनोनिम्स होंगे 100, वो मैं आपको करवा दूंगा। एग्जाम में उतना ही देख के जाना, क्योंकि ये एक बहुत डायनेमिक टॉपिक है। आप कितने भी इडियम फ्रेजेस पढ़ के जाओगे, एग्जाम में कुछ ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो वहां पर किस तरह से आपने दिमाग का यूज करना है वो सीखना है यहाँ पे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग के 3 4 5 क्वेश्चन, ये जिस क्वेश्चन पेपर से उठाए गए वो थोड़ा सा ब्लरी काइंड है, तो आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं अच्छे से बोल के आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहला कहता है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ वर्ड और फ्रेज इज रिटन इन बोल्ड। तो कोई वर्ड बोल्ड में लिखा है, जैसे यहाँ पे रिस्पाइट है, यहाँ पे इंटरट्विन्ड है, यहाँ पे एलिवेट है। ठीक है, फॉर ईच बोल्ड फोर वर्ड एंड फ्रेजेस आर लिस्टेड बिलो ईच सेंटेंस। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द बोर्ड। मतलब हमने नियरेस्ट इन मीनिंग बताना, मतलब हमें साइनोनियम बता। देखो साइनोनियम क्या होता है? नियरेस्ट इन मीनिंग, मतलब जिसका मीनिंग उस वर्ड के साथ मैच करता है उसको बोलते हैं साइनोनियम। उसका उल्टा इज एंटोनियम। और इडियम फ्रेजेस जो है बेसिकली वो तो अलग ही कंसेप्ट आ जाता है, वो देखेंगे क्वेश्चन उसके भी। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द अर्ली मॉनसून हैज ब्रॉट रिस्पाइट टू द पीपल। ठीक है, जो जल्दी मॉनसून आ गया उसने लोगों के लिए क्या लाया? रिस्पाइट लाया। ठीक है, अब रिस्पाइट का मतलब हमें बताना है। ठीक है, रिस्पाइट क्या होता है? डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंटरवल ऑफ रिलीफ या रेस्ट लाइक। ठीक है, अब देखो यार, एक थोड़ा दिमाग से ना देखो कि इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है। लाइन की सेंस से उस वर्ड का मीनिंग निकल जाता है। देखो जल्दी मॉनसून आने की वजह से लोगों में क्या आया है? रिस्पाइट आया। मतलब इसका मतलब कुछ उनको, बेसिकली रिस्पाइट का मतलब था कुछ रिलीफ मिलना, काइंड ऑफ थोड़ा सा रेस्ट मिल जाना। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो रेस्ट भी है और रिलीफ भी है, तो इसमें हम क्या मार्क करें? देखो बेसिकली जब भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है ना, उस डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में जब थोड़ा सा अच्छा समय आ जाता है ना, थोड़ा सा पॉज मिल जाता है या रेस्ट का या रिलीफ का समय मिल जाता है, उसको बोलते हैं रिस्पाइट। रिस्पाइट का मीनिंग बेसिकली ये होता है। तो ये यही बोल रहा है कि जल्दी मॉनसून आने की वजह से लोगों को थोड़ा रिस्पाइट मिला, मतलब एक सेंस ऑफ रिलीफ मिली, थोड़ी शांति मिली उनको। ठीक है, ये वो वाला रिलीफ है, ना कि रेस्ट वाला। ठीक है, रेस्ट मतलब यहाँ पर रेस्ट, जस्ट रेस्ट का मतलब इस लाइन के सेंस से नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी, इंटरवल ऑफ रिलीफ। तो मतलब जल्दी मॉनसून आने की वजह से लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिला। ठीक है, अगर आप थोड़ा दिमाग यूज करते ना, अगर आप रिस्पाइट का मीनिंग नहीं भी पता होता तब भी ऑप्शन से, ये दो से तो आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते थे। इन दोनों में डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो ये दोनों का सेम ही मीनिंग है। ठीक है, ऑल दो, मतलब ऑल दो मैं ये कर रहा था, ऐसे हम बोलते हैं ना। ठीक है, ऑल दो मैं ये कर रहा था तो उसके साथ ये हो गया, काइंड ऑफ ऐसे। तो ये ऑल दो के लिए यूज होता है क्या? डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ भी। बट इनमें फर्क ये है कि जो डिस्पाइट है ना वो थोड़ा फॉर्मल यूज होता है। फॉर्मल मतलब राइटिंग में ज्यादा हम फॉर्मल वे में डिस्पाइट का यूज करते हैं, इंस्पाइट ऑफ को कम यूज करते हैं। इन दोनों का मतलब सेम ही है, इनको ऑल दो ही बोलते हैं। बट यहाँ पर इनका कोई सेंस नहीं बन रहा था। सेंस यही है कि अर्ली मॉनसून आने की वजह से थोड़ा लोगों को रिलीफ मिला, तो मतलब एक इंटरवल ऑफ रिलीफ। रिस्पाइट का मीनिंग होता है एक छोटा सा पॉज दो डिफिकल्ट सिचुएशंस के बीच में, या अनप्लीजेंट टाइम था उसके बीच में छोटा सा रिलीफ मिल जाना, उसी को बोलते हैं हम रिस्पाइट। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इस साइकोलॉजी के साथ जाना है, तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट देखो, और फेट सीम्ड इंटरट्विंड। ठीक है, हमारी किस्मत, फेट होती है किस्मत, दिख रही है कि वो इंटरट्विंड है। मतलब मेरी और मान लेते हैं आपकी किस्मत जो है इंटरट्विंड है आपस में। इंटरट्विंड मतलब क्या हुई है? तो जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप क्वालिफाई करोगे तो ज्यादा सिलेक्शन होती है तो मे बी मेरा चैनल भी ग्रो कर जाए, काइंड ऑफ इंटरट्विंड। आपकी और मेरी किस्मत ना आपस में इंटरट्विंड है, ऐसे समझो। इंटरट्विंड होता है आपस में जुड़ी हुई है कोई चीज। ठीक है, उनका कोई ना कोई आपस में लिंकेज है। ऑप्शन क्या थे? कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट तो यहाँ पे सेंस ही नहीं बताता। कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेट मीनिंग होता है जब कोई डिफरेंट और कंफ्यूजिंग चीजें हो। ठीक है, कोई चीज ना, इसने यार ये टॉपिक तो बहुत सिंपल था, सर ने पढ़ाते हुए इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया, मतलब और कंफ्यूजिंग बना दिया। तो ऐसे हमारी किस्मत कंफ्यूजिंग है, ऐसा तो कोई सेंस नहीं ना बनता। बस थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है एग्जाम में। ठीक है, डेस्टाइंड। डेस्टाइंड का मतलब होता है कि मतलब
एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई चीज का चुना होना, ठीक है, मतलब ये बंदा इस चीज के लिए बना है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपकी डेस्टिनी की बात हो रही है, यहाँ पर ये है कि आपकी किस्मत, आप दो बंदों की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। इसका आंसर जो है वो लिंक्ड है बेसिकली, ठीक है। कम्प्लेक्स भी नहीं है, कम्प्लेक्स भी वर्ड याद करो। कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसको समझना इजी ना हो, एनालाइज करना उसको इजी ना हो। हम बोलते हैं ना यार ये बहुत कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब मैथ से कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कुछ बच्चों के लिए, ठीक है, कुछ बच्चों के लिए आईटी कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स कहने का मतलब उसको एनालाइज करना, उसको समझना, जिनके लिए डिफिकल्ट होता है उसके लिए हम कम्प्लेक्स वर्ड यूज करते हैं। बट और फिर सेम्ड इंटरट्विन का मतलब है आपस में वो लिंक्ड है, ठीक है। इस तरह से दिमाग में सोचना है। नेक्स्ट देखो, ही ट्राई टू एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ हिज नेबर्स। अब ये क्वेश्चन जब आए थे ना, इन क्वेश्चंस में बच्चों ने जो है जेकेएसएसबी में फिल करी थी, ठीक है, कि मतलब इसको पिटीशन करी थी काइंड ऑफ, कि मतलब इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब बेसिकली जेकेएसएसबी ने चेंज वेंज नहीं करा इनमें। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि ही ट्राई टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ हिज नेबर्स, उसने कोशिश की थी अपने नेबर्स की जो सफरिंग्स हैं उनको कम करने के लिए, ठीक है। एलिवेट होता है, मतलब एलिवेट का मीनिंग होता है बेसिकली किसी चीज को कम करना, ठीक है। जैसे उनकी सफरिंग, फॉर एग्जांपल आपके नेबर्स को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो ताकि उनकी सफरिंग जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली किसी चीज को कम करना, किसी सफरिंग को कम करना, उसको बोलते हैं एलिवेट, ठीक है। इसका मोस्ट डिसिपेट, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे, मतलब इनमें डिफरेंट क्या। रिमूव तो होता है पूरा ही खत्म करते हैं ना, रिमूव होता है मतलब इरेज ही करते हैं काइंड ऑफ, तो रिमूव तो नहीं हो सकता। एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज को लेस करना, ठीक है, किसी चीज को कम करना, ईज करना, ठीक है, किसी को हेल्प करना, मिटिगेट, कम करने में हेल्प करना, ये कम कर। रिमूव होता है कंप्लीटली जिसको खत्म ही कर देना, ठीक है। अब रिलीव भी होता है एक तरफ से किसी को, मतलब रिलीव मिलना भी हम वही बोलते हैं ना कि इससे किसी चीज को, मतलब उसको थोड़ा फायदा हो जाए, रिलीव मिले उस चीज में, ठीक है। बाद में किसको हार्श पनिशमेंट मिल रही है तो हम इसको बोलते हैं कि इसको थोड़ा रिलीव मिलना चाहिए, इस चीज में इतनी सख्त इसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। बट इस क्वेश्चन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था और जो जेकेएसएसबी ने भी कंसीडर किया था वो था अबेट। क्या था? अबेट। अबेट का मेन मीनिंग होता है कोई चीज बहुत खतरनाक है उसको थोड़ा कम करना, मतलब लेस स्ट्रॉन्ग बनाना किसी चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही बोल रहे हैं ना, उसकी नेबर की सफरिंग को एलिवेट किया, एलिवेट किया मतलब उसकी सफरिंग को कम किया, ठीक है। अब आप बोलो सर डिसिपेट का मतलब भी तो कम करना होता है। देखो डिसिपेट स्लोली वाला प्रोसेस होता है, और डिसिपेट का ये मतलब होता है कि कोई चीज कम हो रही है और कम होते होते वो खत्म होगी। बट यहां पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि उसकी सफरिंग खत्म होगी। देखो यार ये क्वेश्चन ना सच में सोचने वाला क्वेश्चन था। अब ऐसे कहने में तो मैं निकल जाऊं यहाँ पर कि अबेट इसका आता है, पर तुम समझो इस चीज का डिफरेंस समझो। देखो डिसिपेट का मतलब ही कम करना होता है, बट कोई चीज डिसिपेट हो रही है वो डिसिपेट होते होते फिनिश हो जाती है एक टाइम पे आके। बट यहाँ पर इस लाइन में कोई फिनिश नहीं हो रही है उसकी नेबर की सफरिंग, जस्ट ये बोल रहा है कि उसने कोशिश की थी अपने नेबर की सफरिंग को कम करने की, बात इधर तक खत्म है। ये नहीं बोला उसने कि फिनिश होगी नेबर की सफरिंग। अगर डिसिपेट वहां पर यूज होता है कम तो होता है, बट कम होते होते आगे चीज जाके फिनिश भी हो जाती है। यहाँ पे फिनिशिंग का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा इस क्वेश्चन का अबेट क्यों आया। तो मतलब अबेट का जनरली मीनिंग होता है किसी चीज को कम करना, ठीक है, किसी चीज को कम करना, इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आए थे। अब ये 3 क्वेश्चन आए थे, ये भी बोल्ड में लिखे हुए वर्ड है, 4 वर्ड्स और फ्रेजेस इनके साथ दिए हुए हैं। हमें बताना है क्लोजेस्ट इन अपोजिट इन मीनिंग टू द बोल्ड वर्ड, मतलब हमें एंटोनियम बताने। कौन कौन से वर्ड है यहाँ पे 3 क्वेश्चन में, एक है इलेटेड, एक है एडवर्सरीज और तीसरा है डेलिब्रेट, ठीक है। ये तीनों को आप समझेंगे। ऐसे हम ना देखो कितने वर्ड समझ रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन में वर्ड है उसके साथ 3-4 और समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको करना है प्रिपेयर। देखो आफ्टर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन ही फेल्ट इलेटेड, ठीक है। अपनी सक्सेस के बाद उसने कैसा फील किया? इलेटेड फील किया। देखो यार जनरली भी सोचो, अगर इलेटेड का मतलब नहीं भी पता है तो सक्सेस के बाद तो तुम खुद में खुश ही फील करोगे ना, एक ऐसी खुशी में, एक ट्रम्प वाली खुशी होती है कि मतलब मैं जीता हूँ, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प की नहीं बात कर रहा हूँ, जब हम विक्ट्रियस होते हैं उस ट्रम्प वाली फीलिंग को बोलते हैं बेसिकली इलेटेड फील करना, ठीक है। जब हम खुश फील करते हैं, मतलब जब हम एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हम जीते हैं, जॉयफुल सिचुएशन में होते हैं, उसको बोलते हैं इलेटेड। अब इसका देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूँ कि इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो। अब इसका अपोजिट बताना है, ठीक है, इलाइटेड का अपोजिट बताना है। मान लेते हैं आपको एक्सल्टेंट का मतलब नहीं पता तो छोड़ दो, क्यों इसके पीछे पड़ना है, नहीं पता तो छोड़ दो, ठीक है। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? डिजेक्टेड का मतलब होता है सैड, दुखी, ठीक है। तो यहां पर खुश है तो अपोजिट ही पूछा तो इसका अपोजिट दुखी आएगा। अगर एक्सल्टेंट नहीं पता था तो भी चल जाए। रेस्टिंग होता है मतलब सेंस ऑफ रिलीफ,
शांति मिलना। जुबिलियंट भी होता है मतलब जब आप खुश होते हो, जुबिलियंट का मतलब होता है जब आप खुश होते हो, जब कोई चीज जीतते हो और खुशी को बोलते हैं जुबिलेंट। एक्सल्टेंट भी यही होता है, एक्सल्टेंट होता है जब आप जीतते हो और उसके बाद खुशी से भर जाते हो, एक्सल्टेंट भी ये होता है। अब देखो इलेटेड इस बार पूछ लिया तो अगली बार एक्सल्टेंट भी पूछ सकता है, तो एक्सल्टेंट याद कर लो ना। अभी एक्सल्टेंट का मीनिंग क्या होता है, मतलब खुश होना, जब आप जीतते हो खुश होते हो एक्सल्टेंट। जुबिलियंट का मतलब भी खुश होना होता है, ठीक है। रेस्टिंग का मतलब होता है थोड़ा रिलीफ, रिलीफ रेस्टिंग, वो ऊपर पहले ही बता दिए। डिजेक्टेड का मतलब दुखी, यहाँ पर इलेटेड था खुश, इलेटेड का अपोजिट डिजेक्टेड। ये तीनों नहीं भी आते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहां से आपको समझ आ जाता क्योंकि डिजेक्टेड तो सबको पता होता है कि दुखी रहने वाले को डिजेक्टेड बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देयर आर नो परमानेंट एडवर्सरीज इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कोई ना कोई परमानेंट एडवर्सरी नहीं होता है, ठीक है। कोई परमानेंट एडवर्सरी जो है पॉलिटिक्स में नहीं होता। अब एडवर्सरी क्या होता है, एडवर्सरी होता है ओपोनेंट, ठीक है। मतलब कोई दुश्मन, ये नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं हम बोल सकते कि वो कंट्री हमारी हमेशा एडवर्सरी रहेगी, नहीं, क्या पता जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाए, वो हमारे दोस्त हो जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी से उठ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चल जाते हैं, तो पॉलिटिशियंस भी जो है वो हमेशा जो है एडवर्सरी नहीं रहता है। एडवर्सरी मतलब होता है आपका ओपोनेंट या एनिमी नहीं रहता है, ठीक है। अब इसका अपोजिट बताना है, मतलब आपको एनिमी का या एनिमी का अपोजिट बताना है। एनिमी का अपोजिट वो होगा जो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब आपने सपोर्ट ढूंढना है। पॉलिटिक्स में सपोर्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे यार इधर से भी आप अंदाजा लगा सकते हो, हमने जब यहाँ पर इलेक्शन हुए तो हम बोलते थे कि एनसी और कांग्रेस ने जो है अलायंस बनाई है। क्या बनाई है, अलायंस बनाई। एनसी और कांग्रेस आपस में अलाइज है, क्या है, अलाइज है, ये सुना है ना वर्ड। अलाइज क्या होता है, मतलब जब आप मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हो, आपकी सपोर्ट करते हो किसी के अगेंस्ट, वो होते हैं अलाइज, गठबंधन काइंड ऑफ, ठीक है। अलायंस जो है अलाइज। तो बेसिकली एडवर्सरी का अपोजिट पूछा, एडवर्सरी होता है अपोनेंट। और जैसे बीजेपी और कांग्रेस अपोनेंट, बट कांग्रेस और एनसी क्या थे, वो अलाइज की तरह काम किया उन्होंने, तो मिलके काम किया, तो इसका अपोजिट बेसिकली अलाइज आता था पॉलिटिक्स, ठीक है। कोलीग वो बंदा होता है जो आपके साथ सेम डिपार्टमेंट में सेम जगह पे काम कर रहा होता है। जैसे अगर मैं और मेरा कोई साथ में एक ही ऑफिस में काम कर रहा है तो हम आपस में कोलीग होते हैं, ये आपको पता है। एक कोलैबोरेटर भी वही होता है, कोलैबोरेटर भी होता है कि जो पर्सन आपके साथ काम करे या आपको कोऑपरेट करे उसको कोलैबोरेटर बोलते हैं। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो एडवर्सरी का अपोजिट है वो अलाइज आता है। एडवर्स मतलब पॉलिटिक्स में बात हो रही है, पॉलिटिक्स में एक तो आपका आ गया ओपोनेंट, एनिमी, उसको बोलोगे एडवर्सरी, और जो आपके साथ चलेगा उसको बोलेंगे अलाइज, ठीक है। ये तो सिंपल था। एनिमी तो इसका एडवर्सरी का साइनोनियम है ना, ये तो अपोजिट थोड़ी हो गया। एडवर्सरी तो इसका साइनोनियम हुआ, एडवर्सरी मतलब आपका अपोनेंट, अपोनेंट मतलब काइंड ऑफ एनिमी, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, द जज थॉट दैट द ऑफेंस वाज डेलिब्रेट। जज ने कहा कि जो ऑफेंस है वो डेलिब्रेट है। डेलिब्रेटली होती है कोई चीज जानबूझ के की गई, ठीक है। अगर आपने कोई चीज जानबूझ के की उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेलिब्रेट, ठीक है। अब इसका अपोजिट बताना है, तो डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के किया गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा, जानबूझ के किए गए का अपोजिट क्या होगा, जो चीज अनजाने में होगी, ठीक है, आप नहीं चाहते तो बट होगी, ठीक है, अनजाने में होगी। नेग्लिजेंस होता है मतलब आपकी गलती से हुई, थोड़ी सी नेग्लिजेंस मतलब आपने ध्यान नहीं दिया उसकी वजह से हुई। तो ये एक तरह का, हम नहीं बोल सकते कि ये अनजाना है, अनजाना में नहीं, नेग्लिजेंस होता है। आप फॉर एग्जांपल आपको मैंने बोला था कि आपने ये करना है, इस चीज में ओएमआर शीट ऐसे भरनी है, ध्यान रखना है, इसका आपने नहीं की, तो वो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से है। वो ये नहीं है कि आपने अनजाने में करी है, तो आपने नेग्लिजेंस करी तो उसकी वजह से हुआ है, ठीक है। कैजुअल मतलब ऐसे ही, कैजुअल काइंड ऑफ। अनइंटेंशनली होता है मतलब आप अनजाने में कोई चीज आप चाहते नहीं थे बट वो चीज होगी अनइंटेंशनली, मतलब आपकी इंटेंशन नहीं थी ऐसे करने की। फॉर एग्जाम्पल कई बार आप गाड़ी चला रहे होते हो या कुछ बाइक और किसी को लग जाती है, आप इंटेंशनली थोड़ी चाहते हो कि किसी को मारना है, बट वो अनइंटेंशनली आपसे हो गया, ठीक है। तो ये होता है अनइंटेंशनल। तो डेलिब्रेट होता है जब आप जानबूझ के कुछ करते हो, तो इसका अपोजिट पूछा था, तो अनइंटेंशनली इसका अपोजिट आ जाता है, ठीक है। नेग्लिजेंस होता है आपकी कहीं ना कहीं वहां पर कमी दिखाता है, नेग्लिजेंस, ठीक है। लेजिटिमेट का मतलब होता है, लेजिटिमेट चीज वो होती है जो रीजनेबल हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लॉ के जो चीज लॉ एलो करे तो उसको बोलते हैं लेजिटिमेट चीज है, ठीक है। तो लेजिटिमेसी का मतलब होता है जो चीज एक्सेप्टेबल हो। कुछ चीजें सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेबल होती हैं, ठीक है, कुछ चीजें लॉ द्वारा एक्सेप्टेबल होते हैं, उनके लिए वर्ड लेजिटिमेट यूज करते हैं, और जो चीज एक्सेप्टेबल है कहीं पर, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आई होप यहां तक आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आपको अभी तक ये समझाया कि जब भी साइनोनियम एंटोनियम्स के क्वेश्चन आएंगे, आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं घबराओगे कि आपको किसी साइनोनियम का मतलब नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल यार, इधर से समझो, इससे मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई इससे कंफ्यूजन आपको एग्जाम में आ सकता है। ये वाला इलेटेड वाला, ठीक है। इलेटेड वर्ड का मीनिंग अगर ऐसे डायरेक्टली इलेटेड को मुझे पूछने, सच बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था इसका मीनिंग, ठीक है। ट्रस्ट करो मेरे पे, मैं झूठ नहीं बोलता, इलेटेड का मीनिंग मुझे नहीं पता था। बट जब मैं लाइन ही पढ़ता हूँ तो यार सक्सेस के बाद तो बंदा खुश ही होगा ना, मोस्ट प्रोबेबली तो खुश ही होगा, सक्सेस के बाद कौन दुखी होगा।
कोई होगा वो, तो मतलब इलेटेड का मतलब खुश है। तो उन्होंने पूछा था अपोजिट, तो इसमें देखो हाँ यार, एक भी आपको अपोजिट मिल गया तो वही मार लो, बाकियों को मारो गोली, नहीं आता। एक्सल्टेंट मुझे नहीं पता तो छोड़ देते हैं, जुबिलेंट नहीं पता छोड़ देते हैं, बट मुझे ये तो पता है डिजेक्टेड का मतलब होता है दुखी होना। इसका अपोजिट, खुश का अपोजिट तो दुखी होगा ना। तो ये कॉमन सेंस, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन का वर्ड डिफिकल्ट छोड़ दे के आप उस क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे, ठीक है, आप उसमें पूरा दिमाग लगाओगे। तो दिमाग खोल के काम करना। और अभी कुछ बच्चों का ना, कांस्टेबल वालों का दिमाग घूम रहा है कि जेकेएस वालों को एज रिलैक्सेशन मिल गई तो हमारा क्या। देखो मेरी बात सुनो, आपकी कोर्ट की हियरिंग की डेट है 27 को, ये बात मेरी याद रखना। अब गवर्नमेंट क्या करती है वो नहीं पता, बट 27 को अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर ऐसा कुछ आ गया या गवर्नमेंट की डेट एक्सटेंड होगी तो जेके एसएसबी ने पेपर कंडक्ट करवा लेना फर्स्ट को, तो फिर आपने रह जाना वहीं पे। तो जब तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक तुम ऐसी प्रिपरेशन करोगे कि तुम्हारा फर्स्ट को ही एग्जाम है, ये बात मेरी याद रखना। क्योंकि अभी आप डिफरेंट ऐसे सर्कुलेट हो रही चीजें देखोगे ना, अभी तुम्हारे तो चार तरफ दिमाग हो जाएगा, छोड़ो यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब तक कुछ आता नहीं है तब तक ऐसे सोचोगे फर्स्ट को एग्जाम, और पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करो, ठीक है। ये तो बाद में बहुत दुख होता है फिर। नेक्स्ट देखो, इडियम फ्रेजेस देखो, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का क्या मतलब होता है, ठीक है। अ मैन विद नो मीन्स, जिसका कोई मतलब नहीं है। अ जेनरस मैन मतलब काइंड, जेनरस का मतलब होता है काइंड, ठीक है। जेनरस मैन के लिए यूज होता है। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, जिसका कुछ कैरेक्टर है, ठीक है। अ मैन ऑफ नो सबस्टेंस, अ मैन ऑफ नो सबस्टेंस, ठीक है। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का हमें बताना है कि इडियम जो है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कि जिसका करेक्टर जो है खराब है, ठीक है, जिसकी इंटीग्रिटी कम है, ठीक है, जिसमें हम बिलीव नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं मैन ऑफ नो सबस्टांस। क्या बोलते हैं? मैन ऑफ नो सबस्टांस। तो मे बी अगली बार आपको एग्जाम में अ मैन ऑफ स्टॉक की जगह ये आ जाए अ मैन ऑफ नो सबस्टांस, तो इसका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अ मैन ऑफ नो सबस्टांस का मतलब होता है मैन ऑफ स्ट्रा, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका कैरेक्टर थोड़ा वीक है, जिसकी इंटीग्रिटी पे हमें शक है, ठीक है। कि मतलब ये बंदा, इसकी कहीं होता है ना कोई पर्सन की भाई ये बंदा इस पे शक है, मैं ये नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं मैन ऑफ नो सबस्टांस, ठीक है। इतना याद कर लोगे तो एग्जाम के लिए ये एक इडियम फ्रेज इंपॉर्टेंट है। और एक इडियम फ्रेजेस की मैंने वीडियो लाई हुई है चैनल पे, आई हाईली रिकमेंड यू ऑल। वो सारे इडियम फ्रेजेस वही हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जेके एसएसबी क्या डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, एसएससी में, बैंक में। तो वो वीडियो मैंने बहुत ईमानदारी के साथ बनाई थी और आपने उस वीडियो को जरूर देखना। मैं उसको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है, उसको कवर कर लें। बाकी एक लाऊंगा अब टॉप 50 या 100, अगर आप डिमांड करोगे कमेंट सेक्शन में तो ले आऊंगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज जनरस तो वही होता है, ठीक है, लार्ज हार्टेड, तो ये भी आ सकता है जनरस मैन के लिए लार्ज हार्टेड, ठीक है। मतलब लार्ज हार्टेड पर्सन वो होता है जिसको एक तो दूसरों के लिए सिंपैथी भी हो और दूसरा दूसरों के लिए वो काइंड भी हो, तो जनरस का मतलब काइंड ही होता है, ठीक है, उधार किसी के लिए, ठीक है। तो बाकी मैन ऑफ कैरेक्टर वो होता है जो अच्छा, मतलब जिसका कैरेक्टर, इसका अपोजिट हो गया मैन ऑफ नो सबस्टांस का। नो सबस्टांस का मतलब जिसका वीक कैरेक्टर, ठीक है। लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर का क्या मीनिंग होता है? सिंपल वर्ड है लॉन्ग फॉर का मतलब लॉन्ग लंबा होता है, फार दूर होता है, ठीक है, एज के साथ है। ये डिजायर, लॉन्ग फॉर होता है जब आपकी कोई डिजायर हो। फॉर एग्जांपल अगर आप, अभी मेरी डिजायर है कि मुझे ये मिल जाए, ठीक है, काइंड ऑफ आपकी होगी कि जॉब लग जाए या कोई कार मिल जाए या ये हो जाए वो हो जाए, तो लॉन्गिंग फॉर होता है डिजायरिंग समथिंग, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लीव नो स्टोन अनटर्न, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हो, मतलब अभी तो आपको कोई भी पत्थर नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, तराशे बिना। कहने का मतलब है कि आपने बड़ी मेहनत करनी है। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब हमने कुछ नहीं छोड़ा, पूरी जान लगा दी है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उसको बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न। मतलब जिस दिन आपको अंदर से लगने लगेगा ना कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, मतलब मैंने हर तरफ से जान लगा दी, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। एक पेपर डिफाइन नहीं कर सकता आपका फ्यूचर, ये नहीं मैं मानता, बट उस दिन आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना कि मतलब आपको ना फिर हारने वाली वो आएंगी नहीं अंदर से कि आप कभी हारोगे, कुछ ना कुछ कर ही लोगे लाइफ में। तो मतलब आपने भी छोड़ना नहीं है, लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, तो हर पॉसिबल चीज आपने ट्राई करी। लीव द पाथ हाफ वे, पाथ को आधे रास्ते में छोड़ दिया, ये तो ऑब्वियस सेंस में आता है। नॉट मेकिंग एफर्ट, ये इसका उल्टा है कि मतलब आपने इतने एफर्ट्स नहीं किए। टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो ना। ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, देखो इसका मतलब है लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब आपने हर पॉसिबल तरीके से जो है कोशिश की किसी चीज को अचीव करने के लिए। आपको दिखने में तो ये भी अच्छा लग रहा है, टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, सब ऊपर नीचे कर दिया ताकि मैं कुछ पा सकूं, बट इसका मतलब ये नहीं है। टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, ये भी याद कर लो, टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन का मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीटली चेंज कर देना। मतलब एक अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, उसको आपने बिगाड़ दिया, मतलब बैड कर दिया, पूरा ही चेंज कर दिया और गलत वे में चेंज किया, उसको बोलते हैं टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल होता है ना आफ्टर ब्रेकअप काइंड ऑफ, कि मैं सब कुछ दुनिया पलट दूंगा काइंड ऑफ। तो वो दुनिया अगर गलत वे में पलट गई तो खुद की भी फिर हो जाती है जिंदगी खराब। तो मतलब वो है टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, ये याद रख। नेक्स्ट देखो स्पिल द बीन्स, यार ये तो बहुत सिंपल है और ये मैंने अपने उसमें पढ़ाया भी हुआ था, मतलब ये दो तीन तो शायद मैंने पढ़ाए भी हुए वहां पे। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? यार बीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल मटर के छिलके तो छीलते हो ना वहां से, मतलब जैसे होता है ना कि किसी को बातें नहीं बचती हैं, उसको होता है कि मतलब मैं फटाफट बता दूं किसी को। तो अपने सीक्रेट्स को रिवील करना, जैसे मटर के छिलके खोल के बीच से दाने निकलते हैं ना मटर के, तो वही है बेसिकली। स्पिल द बीन का मतलब होता है अपने सीक्रेट को रिवील करना। क्रिएट डिफिकल्टी नहीं होता एक्सक्यूज बनाना या किसी को डराना, ये कोई मीनिंग नहीं है। बेसिकली स्पिल द मीन का मतलब होता है कि अपने सीक्रेट को रिवील करना, ठीक है। ये याद करते चलो और बाकी जब ईडियम फ्रेज और इंपॉर्टेंट लाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएंगे। अब इन वर्ड का साइनोनिम्स बताओ। गैलेंट, गैलेंट क्या है पहले बताओ, ये वर्ड क्या है? ये वर्ड क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब क्वालिटी बता रहा है किसी की, वो गैलेंट है। क्या है? वैलियंट है, कोवर्ड है, क्रेवन है या टिमिड है? अब बताओ इसका मीनिंग क्या होता है? टिमिड, ये वर्ड याद कर लो, एग्जाम में अगली बार टिमिड पूछ लेगा, ये पूछा भी हुआ है बहुत बार। टिमिड मतलब डरपोक, से लिख लेते हैं डरपोक, ठीक है। टिमिड मतलब डरपोक, क्रेवन मतलब डरपोक, फॉरवर्ड मतलब डरपोक, ये तीनों ही डरपोक हैं। तो गैलेंट का साइनोनियम पूछा था, गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, इसका मतलब आ गया वेलियंट, मतलब फुल ऑफ करेज, और जो डरता नहीं है किसी से उसको लिए वैलियंट वर्ड यूज होता है। एंड एंटोनियम बताना है यहाँ पर आपने, इसका उल्टा बताना। अब ये थोड़ा था कि जो आपका दिमाग घुमा सकता था। आइडियोसिंक्रेसी, आइडियोसिंक्रेसी ये मतलब छोड़ ही देते हैं अदरवाइज, बट मैं बताता हूँ क्या है। अब थोड़ी छोड़ेंगे, अब हमारे सामने है तो। आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है? देखो आइडियोसिंक्रेसी होता है मतलब एक आपकी अजीब सी हैबिट या वे ऑफ बीइंग, मतलब कोई एक पर्सन है वो अनयूजुअल वे में काम करता है, अनयूजुअल वे में, ठीक है। अनयूजुअल वे में अगर कोई पर्सन काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो वो चाय बना रहा है, चाय में पत्ती भी डाल रहा है, कॉफी भी डाल रहा है, मतलब ये एक यूजुअल वे नहीं है, ये एक अनयूजुअल वे है किसी चीज को करने का, ठीक है। इसको बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी, समझ गए? ठीक है। अब देखो इसका क्या है। अब इसका एक तो मतलब अगर सपोज करो मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता था, बट इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता था। अब मैं कैसे करता, देखो ऑड का मतलब क्या होता है? सिंपली ऑड, देखो इवन चीज होती है जो मेल खाती है, यूजुअल चीज को इवन बोलते हैं, ऑड होता है मतलब अनयूजुअल चीज, तो ऑडिटी का मतलब भी यही होता है। ऑडिटी मतलब होता है जो एक पर्सन या कोई चीज जो अनयूजुअल है, मतलब यूजुअली जैसे होती है वैसे नहीं होती, तो ये तो इसका साइनोनियम हो गया ना, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। हमें एंटोनियम बताना है, इसका एंटोनियम उल्टा बताना है। पैक्यूलर का मतलब होता है अजीबोगरीब चीज, पैक्यूलर चीज का मतलब होता है अजीबोगरीब चीज के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी इसका क्या है? साइनोनिम है, एंटोनिम है। अब है कन्फॉर्मिटी, इरेटिसिज्म, ठीक है। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो इरेटिसिज्म वर्ड मैंने नहीं सुना था, इसको कन्फर्म जो है जब आप किसी की बात को मान जाते हो उसके लिए कन्फर्म वर्ड यूज होता है, तो कन्फर्मिटी भी यही कहीं से निकला हुआ है, ठीक है। तो मैं जाता जब ये जो थोड़ा यूजुअल वर्ड मेरे को लग रहा था, मैं कन्फर्मिटी मार्क करता और मेरे को यहाँ पर अपना एक नंबर पक्का हो जाता है, क्योंकि इसका जो साइनोनियम है, एंटोनियम है बेसिकली कन्फर्मिटी, क्योंकि आइडियोसिंक्रेसी होता है अनयूजुअल, कन्फर्मिटी यूजुअल है, इरेटिसिज्म भी अनयूजुअल है। तो आपको आइडियोसिंक्रेसिज्म से सिंक्रेसी से तीन वर्ड पता चल गया। इरेटिसिज्म भी इसका साइनोनियम है, पैक्युलर भी यही होता है, ऑडिटी भी होता है, इसका अपोजिट है कन्फर्मिटी, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो आज हमने कुछ साइनोनियम एंटोनियम के देखो, ऑल दो तीन बचते हैं, बट ये मैं अभी नहीं करवाऊंगा। एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप मुझे बताओ, हाँ इसका अभी कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। आप बताओगे इसका एडीएम बताना है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, आप मुझे बताओगे इसका क्या है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, दिमाग से सोचो, गूगल गूगल जहां मर्जी ढूंढो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। अब ये जो दो तीन बच गए ना, ये मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे ब्रेक द आइस, यार ये तो कितनी बार पढ़ाया हुआ है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि मतलब किसी टेंशन को खत्म करके अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। ब्रेक द आइस मतलब फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं और कोई एक पर्सन है वो कब से बात नहीं कर रहे हैं और हम एक जगह पे मिल के कहीं पर, अब कोई तो आइस को ब्रेक करेगा और कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेगा, तो ब्रेक द आइस वही होता है, रिमूव द टेंशन एट द फर्स्ट मीटिंग। ऐसा तो अवॉइड डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को अवॉइड करना नहीं है, तो फेस करना एक ऑकवर्ड सिचुएशन, टू कन्फ्रंट एन एडवाइजरी इन अ हॉस्टाइल सिचुएशन। तो इसमें अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर बता सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाया हुआ था अच्छे से। अब देखो इतना तो इसको आप मैंने इसलिए रखा है, तीन चार क्वेश्चन के लेक्चर बहुत लेंदी हो गया, और मैं आपको जो आप इडियम फ्रेजेस और पढ़ाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा उसमें ये सारे साथ साथ बता दूंगा, एंटोनिम सिनोनिम भी बता दूंगा। अब लास्ट नाइट जो है मैंने एक लेक्चर लाया था जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर, इसी तरह से पीवाईक्यू डिस्कस किए थे। पीवाईक्यूज के थ्रू मैंने आपको पूरा वो कवर करवाने की कोशिश किया, उसका एक दो लेक्चर और आएंगे, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख लेना, और सिंसियरिटी से पढ़ो। अभी ऐसा नहीं है कि पेपर पोस्टपोन कुछ है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, मतलब ऐसे हीड नहीं देना इन चीजों को, मतलब रह जाए फिर एग्जाम। और जितने भी जेकेपी कांस्टेबल के बच्चे हैं, आई हाईली रिकमेंड यू ऑल, ठीक है। 13 नवंबर को देखो, 13 नवंबर जो है परसों आपका पहला फुल लेंथ ओएमआर बेस्ड मॉक टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट 19 को होगा, 24 28 को। आई हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। आप आज ही इसमें इनरोल कर। देखो इन चारों टेस्ट का प्राइस है ₹49। आई हैव टू पुट दिस प्राइस जस्ट बिकॉज, क्योंकि मुझे डोमेन सर्वर का थोड़ा देखना होता है, अदरवाइज नहीं करता। आपने क्या करना है, आपने इस टेस्ट में इनरोल करना है। एक मैं वीडियो का लिंक अभी आपके साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस कल ही डालिए मैंने वीडियो, देख लेना 5-6 मिनट की वीडियो। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है awakeningclasses.in, वहां पर जाके आप वेबसाइट में इनरोल कर सकते हो, और उसका ऐप भी इंस्टॉल करके फोन में भी रख सकते हो। इसमें इनरोल करो और रेडी करो 13 के लिए, मतलब जस्ट लाइक एग्जाम लेवल OMR बेस्ड टेस्ट करवाऊंगा आपका। आपको फील आएगा कि एग्जाम का पेपर चल रहा है आपका, ठीक है। तो बाकी यूट्यूब में सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप जाके उसको देख सकते हो। व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, वहां पर हम कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो प्लस करंट अफेयर्स वगैरह शेयर करते हैं। टेलीग्राम पे PDF वगैरह शेयर हो जाती है, तो आपके सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हो, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट अस इन दिस इनिशिएटिव ऑल्सो। सो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू एनरोल इन दिस मॉक टेस्ट, ठीक है। जेकेपी कांस्टेबल जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के जो बच्चे हैं, उनके ऑलरेडी कल जो है करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का सेक्शनल टेस्ट अपलोड हुआ है, और आने वाले दिनों में और भी अपलोड कर दूंगा। उनका भी डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा किस तरह से एनरोल करना है, या आप सिंपली अवेकनिंग क्लासेस गूगल में सर्च करोगे, वेबसाइट आ जाएगी और सामने आपको पता चल जाएगा किस तरह से एनरोल करना है, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।